फिल्में कितनी फनी होती हैं। हीरो हीरोइन से कहता है, पुष्पा तुम्हारे एक आंसू की कीमत मोतियों के बराबर है। तो गलत क्या है? आंसू की कीमत मोती के बराबर, मगर कैसे? वो तो हीरोइन के आंसू हैं। दुनिया में ट्रीज के आंसू भी कीमती होते हैं। ट्रीज के आंसू? यस, रबर ट्री के आंसू। रबर मतलब बॉल वाली रबर? जी हाँ, इरेजर वाली रबर, गाड़ियों के टायर्स वाली रबर, रबर जो प्रेशर कुकर के गैस्केट, सर्जन्स के ग्लव्स और एलपीजी सिलेंडर के पाइप्स में काम आती है। बलून्स की रबर, हेयर बैंड की रबर, फ्रेंडशिप बैंड की रबर, टॉयज की रबर, इतना तो मुझे भी पता है। ये रबर ट्रीज से मिलती है, जिन्हें इंडिया में 1902 से 1903 के आसपास केरला के थट्टीकाडु डिस्ट्रिक्ट में कमर्शियल पर्पस के लिए प्लांट किया गया था। 1940 के बाद केरला में मालानाडु, कोट्टयम और पलक्कड़े में भी बड़े स्केल पर रबर प्लांटेशन हुआ। वाओ! और अगले 10-12 सालों में रबर ट्रीज की लाइन लग गई। इस दौरान 1947 में रबर बोर्ड का गठन किया गया। रबर बोर्ड मतलब रबर का डार्ट बोर्ड? नहीं, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया में छोटे किसानों को भी रबर के प्लांट्स लगाने के लिए मोटिवेट किया। वो कैसे? उन्होंने रबर के एग्रीकल्चर पर रिसर्च करने के लिए 1955 में रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। इस इंस्टीट्यूट ने कुछ साल बाद RRII 105 नाम का बीज विकसित किया, जिससे रबर के पेड़ से और ज्यादा रबर मिलने लगी। मतलब छोटे किसानों को भी फायदा होने लगा। जी हाँ, आज इंडिया में रबर के 10 लाख से ज्यादा छोटे छोटे खेत हैं। इंडिया आज वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसर है। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका नेचुरल रबर प्रोडक्शन के मामले में इंडिया के लीडिंग स्टेट्स हैं। मगर रबर को पेड़ के आंसू क्यों कहते हैं? स्पेन के यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1494 से 95 के आसपास साउथ अमेरिका महाद्वीप में बच्चों को रबर की गेंद से खेलते हुए देखा। वहाँ रह रहे लोगों ने उन्हें बताया कि गेंद काउचक यानी क्राइंग ट्री के टेयर्स से बनी है। इस तरह पहली बार यूरोप के लोगों को रबर टेयर्स के बारे में पता चला। रबर की गेंद क्या पेड़ पर फल की तरह लटकती है? रबर निकालने के लिए ट्री की टैपिंग की जाती है। पेड़ की छाल को नुकीले हथियार से छीलते हैं। जो लिक्विड निकलता है उसे पेड़ के नीचे बर्तन बांधकर कलेक्ट करते हैं। साउथ अमेरिका में कई लोग इस लिक्विड से वाटर बॉटल्स और शूज भी बनाते हैं। मतलब रबर को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से कोलंबस बाहर लाए। हाँ, रबर के बारे में पता चलने पर यूरोपियंस ने रिसर्च करना शुरू कर दिया। फ्रांस में टैपिंग के बाद निकलने वाले मिल्क को लैटेक्स का नाम मिला। मगर रबर का नाम रबर कैसे पड़ा? जिस रबर से बॉल बनती है उससे रबर इरेजर भी तो बन सकता है। ये डिस्कवरी 1770 में ब्रिटेन के इंजीनियर एडवर्ड नाइन ने की। मतलब इरेजर रबर वही रबर है जो कोलंबस ने डिस्कवर की थी? यस, 1770 में इसे नया नाम मिला क्योंकि पेपर पर लिखी चीजें मिटाने के लिए इसे वहाँ पर रब करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम हो गया रबर। 18th सेंचुरी में ब्रिटेन के लोगों ने रबर से बूट्स और रेनकोट्स बनाए और साउथ अमेरिकन रबर की डिमांड बढ़ गई। गर्मियों में रबर पिघल जाती थी और रबर की स्मेल की वजह से ये कपड़े चले नहीं। फिर रबर की जर्नी आगे कैसे बढ़ी? जर्नी में अगला माइलस्टोन आया 1839 से 1843 के बीच, जब अमेरिका के चार्ल्स गुडियर और इंग्लैंड के थॉमस हैंकॉक ने रबर को वल्कनाइज करने के प्रोसेस पेटेंट करवाए और इसके बाद रबर वेदरप्रूफ हो गई। ओके। इस समय लोगों ने रबर के खिलौने और एडहेसिव भी बनाए। मगर रबर तो अब भी सिर्फ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही उग रही थी ना? सबसे अच्छे रबर ट्रीज साउथ अमेरिका में ब्राजील में थे और इसके सीड्स बाहर ले जाना बैन था। यानी सीड्स की स्मगलिंग करनी पड़ी? यस, मगर ये सीड्स यूरोप में जर्मिनेट नहीं हुए क्योंकि यूरोप का क्लाइमेट शायद इन सीड्स के लिए सूटेबल नहीं था। 1875 में ब्रिटेन के सर हेनरी विकहम ने एक साथ 70,000 रबर ट्रीज के सीड्स ब्राजील से बाहर स्मगल किए। ये सारे सीड्स वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में भेजे गए। साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज श्रीलंका, इंडोनेशिया और ब्रिटिश मलाय में ये सीड्स सक्सेसफुल रहे। इन जगहों का क्लाइमेट ब्राजील के क्लाइमेट से काफी मिलता जुलता था। इन्हीं दिनों ब्रिटिश ने कोलकाता के बोटानिकल गार्डन में इन्हें उगाने की कोशिश की, मगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। फिर क्या हुआ? ये सक्सेस उन्हें केरला में 1905 में मिली। 1940 में कमर्शियल स्केल पर रबर की खेती और प्रोडक्शन शुरू हुई और आज इंडिया अप्रोक्सीमेटली 7 लाख टन रबर हर साल प्रोड्यूस करता है। केरला में इंडिया का 90% नेचुरल रबर पैदा होता है। इंडिया वर्ल्ड के 85 कंट्रीज में 76,000 टन से ज्यादा नेचुरल रबर एक्सपोर्ट करता है, जिनमें यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली और सऊदी अरेबिया शामिल है। इसका मतलब इंडियन मार्केट में रबर की बहुत डिमांड है। जब नेचुरल रबर प्रोडक्ट्स की बात आती है तो इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट नेचुरल रबर कंज्यूमर है। वो भी तब जब मार्केट में नेचुरल रबर की कमी को पूरा करने के लिए सिंथेटिक रबर भी अवेलेबल है।
यू मीन केमिकल्स की मदद से बनाया गया रबर? हाँ, 1930 के आसपास ईस्ट जर्मनी में सिंथेटिक रबर के कारखाने लगे और सिंथेटिक रबर ने नेचुरल रबर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। मगर एरोप्लेन के टायर्स बनाने वाली कंपनीज या फिर रबर के बेयरिंग्स और रेसिंग कार्स के टायर्स जैसे हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज आज भी नेचुरल रबर ही यूज करती हैं, क्योंकि ये सिंथेटिक रबर से बेटर है। मतलब नेक्स्ट टाइम मैं फ्रेंडशिप बैंड ये पूछकर खरीदूं कि ये नेचुरल रबर से बनी है या फिर आर्टिफिशियल रबर से। नेचुरल रबर के प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं। इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला 50% रबर ऑटोमोबाइल सेक्टर में और 15% रबर साइकिल के टायर और ट्यूब में काम आता है। 12% रबर के फुटवेयर बनते हैं और 6% रबर यूज होती है बेल्ट्स और बाकी एसेसरीज बनाने में। बस करो, मैं अब और नहीं सुन सकता। इंडिया में इस समय छोटी या बड़ी 4000 रबर बेस्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स काम कर रही हैं, जो साल भर में 45,000 से ज्यादा टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 1902 में रबर का पहला पेड़ लगा और 100 सालों में इतनी बड़ी रबर इंडस्ट्री बन गई। ये क्यों हुआ, इसका रीजन मैं समझ गया। वेरी स्मार्ट। क्यों हुआ ये? क्योंकि हम इंडियंस ना हर बात रबर की तरह खींचने की आर्ट जानते हैं। फनी। कल मैंने एक नई कहावत सुनी, क्या? लोहे की हालत खस्ता, जब तक नहीं मिलाओ जस्ता। इसमें नया क्या है? ये खस्ता तो समझ में आता है, मगर ये जस्ता क्या है? जस्ता मतलब जिंक। जिंक मतलब पीरियोडिक टेबल में 30 नंबर वाला जिंक। दुनिया में लोहे, एल्यूमिनियम और कॉपर के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली धातु है जिंक। जब इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है तो फिर कहीं दिखती क्यों नहीं है? जहाँ भी तुम्हें चमचमाता हुआ लोहा या स्टील दिखता है, वहाँ उसमें जिंक भी होता है। मतलब लोहे में जिंक मिलाने से चमकने लगता है? जिंक मिलाने के बाद लोहे और स्टील में जंग नहीं लगती। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जो स्टील हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो गैल्वेनाइज्ड स्टील है। इसी जिंक को जब तांबे में मिलाया जाता है तो उस अलॉय को पीतल यानी ब्रास कहते हैं। जिंक कॉपर के नेचुरल अलॉय के रूप में प्रकृति में पाया जाता है और इस तरह के कॉपर और ब्रास से बनी हुई चीजें और हथियार 2800 BC में मिडिल ईस्ट और सुमेर की सभ्यताओं में भी प्रचलन में थे। मगर ये ब्रास प्योर जिंक से नहीं, जिंक ओर से बनता था। लो कर लो बात, उस जमाने में भी चीजों में मिलावट होती थी। सही मायनों में तो जिंक के सबसे कॉमन ओर स्फेलेराइट में जिंक की मिलावट होती है, यानी उनमें से जिंक अलग करना पड़ता है। तो उसमें से जिंक को अलग कर लो बस, ये तो बहुत आसान है। इतना आसान नहीं होता। पहले के लोग इसे कॉपर का ही दूसरा रूप समझते थे। 3rd सेंचुरी BC के बाद से चाइना और रोमन कंट्रीज में लोग जिंक की स्मेल्टिंग और डिस्टिलेशन की टेक्निक ढूंढते रहे, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर अगर उनकी मुलाकात भारतीयों से पहले ही हो जाती तो उन्हें ये तकनीक बड़े आराम से मिल जाती। मतलब इंडियंस ये टेक्निक जानते थे? माना जाता है कि इंडियंस को जिंक डिस्टिलेशन और स्मेल्टिंग की टेक्निक 5th सेंचुरी BC से ही पता थी। इससे पहले भारतीय लोग सिर्फ 7 धातु पहचानते थे और जिंक की डिस्कवरी के बाद ये इस लिस्ट में 8वीं धातु के तौर पर शामिल हो गई। वाओ, उस टाइम में पढ़ना लिखना कितना आसान होता होगा ना। उस जमाने में पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 8 ही मेटल एलिमेंट्स होते थे। हम ये भी कह सकते हैं कि जिंक 4th सेंचुरी BC से ही इंडिया में इस्तेमाल हो रहा था, मगर वो ब्रास या कॉपर के अलॉय के रूप में था। डूबी हुई द्वारका में पाया गया रथ और अयोध्या में पाए गए 2nd सेंचुरी BC के तांबे के सिक्कों में भी जिंक था। रामायण और महाभारत में कांसे से बनी हुई चीजों का जिक्र है। इसके अलावा 2nd सेंचुरी की बुद्ध और हिंदू देवताओं की जो मूर्तियां मिली, उनमें भी जिंक था। ये भी माना जाता है कि 4th सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी BC के बीच मौर्य साम्राज्य के सिक्कों में जो जिंक पाया गया है, वो राजस्थान में उदयपुर के पास बने जावर माइन से आया था। तो क्या जिंक भी माइन से ही निकलता है? हाँ, राजस्थान की जावर माइन इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जिंक माइंस में से एक है। इंटरनेशनल मार्केट में आज जिंक एक बहुत बड़ी कमोडिटी बन चुका है और इसमें जावर माइन का काफी कंट्रीब्यूशन है। वो कैसे? इस बात के पूरे सबूत मिले हैं कि इसी माइन के पास दुनिया में पहली बार जिंक की स्मेल्टिंग और डिस्टिलेशन हुई थी, जहां मिट्टी की दीवारों पर गाय के गोबर का लेप लगाकर एक भट्टी बनाई गई थी और इस भट्टी में मिट्टी के बर्तनों में पहली बार 13th सेंचुरी AD में जिंक की स्मेल्टिंग की गई थी। मतलब हमें प्योर जिंक मिल गया जो आजकल यूज होता है। 12th सेंचुरी AD से पहले जिंक की हिस्ट्री के बारे में सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं, मगर 13th सेंचुरी में जावर में लगे इस डिस्टिलेशन प्लांट के बाद से हम जिंक की पूरी हिस्ट्री को आराम से समझ सकते हैं। फिर जावर से ये प्योर जिंक बाहर कैसे निकला? जावर माइन से निकले हुए जिंक की पहुंच मुगल एम्पायर और गुजरात में भी थी। आईने अकबरी में जिंक के बारे में लिखा गया है। जावर माइन से निकला जिंक जयपुर में तोपों के कारखाने में भी जाता था, जहां इसे तोप में लगाने वाले लोहे में मिलाया जाता था।
इसके अलावा उस जमाने में मुगल सेनाओं के पास जो हथियार थे उनमें भी जावर माइन से निकला हुआ जिंक इस्तेमाल हुआ था। तो जिंक था उस जमाने की तोपों और तलवारों की मजबूती का राज। जिंक की स्मेल्टिंग और डिस्टिलेशन में सेकंड स्टेप होता है कंडेंसिंग। चाइना के एल्केमिस्ट ये सेकंड स्टेप नहीं जानते थे। उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्निक की मदद के सिर्फ लकड़ी के सपोर्ट से इंडियंस ने 150 मीटर नीचे तक खुदाई की। बाप रे, 150 मीटर। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में चाइना ने भी प्योर जिंक का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और वो यूरोप को जिंक एक्सपोर्ट करने लगे। उन्होंने इसे नाम दिया था तोतामू। माना जाता है कि ये नाम साउथ इंडिया में प्रचलित एक शब्द तुथंग से लिया गया था, जिसका मतलब होता है जिंक। वैसे जिंक की जर्नी में अगला मोड़ तब आया जब यूरोपियन साइंटिस्ट एग्रीकोला ने उस समय पोलैंड के साइलेसिया में पाए गए एक अलॉय को जिंक के तौर पर पहचाना। 16वीं सेंचुरी में उन्होंने ही इसे जिंकम का नाम दिया। 1597 में ब्रिटेन के मेटलर्जिस्ट लाइबीवियस ने इसे लेड ऑफ मालाबार इंडिया के नाम से भी बुलाया। 1738 में ब्रिटेन के विलियम चैंपियन एक कदम आगे निकल गए और उन्होंने जिंक को कैलामाइन से अलग करने का प्रोसेस अपने नाम पर पेटेंट करवाने की कोशिश की। ये तरीका उस तरीके से बिल्कुल मिलता जुलता था जैसे कि जावर माइन में 13वीं सेंचुरी में होता था। तो चैंपियन साहब यहाँ पेटेंट के चैंपियन बन पाए या नहीं? पेटेंट उन्हें मिला तो सही, मगर 1751 में, 1836 में हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग और 1916 में इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस आने के बाद जिंक का उत्पादन बड़े स्केल पर होने लगा और फिर इसे लोहे, स्टील और कई और धातुओं की गैल्वेनाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। आज इंडिया में जिंक ट्रेड की क्या पोजीशन है? सबसे पहले दुनिया की पोजीशन समझ लो। इस समय पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ टन जिंक हर साल इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा जिंक का इस्तेमाल करने वाले देश हैं चाइना, जापान और यूएसए। वर्ल्ड में जितना जस्ता प्रोड्यूस होता है उसका 4% इंडिया की माइन से निकलता है। इंडिया में जस्ते की 3 बड़ी माइंस राजस्थान की जावर, रामपुरा अगूचा और राजपुरा दरीबा में हैं। ये तीनों माइंस राजस्थान में उदयपुर के पास हैं। इंडिया में जिंक का उत्पादन पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के पास है और हिंदुस्तान जिंक प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इंडिया में ये जिंक कहाँ यूज होता है? 70% से ज्यादा जिंक गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्री में काम आता है। हम साल में 3.5 लाख टन से ज्यादा जिंक का इस्तेमाल करते हैं और 70% जिंक हमारी माइन से ही निकाला जाता है, जिसकी स्मेल्टिंग के लिए राजस्थान में 2 स्मेल्टर्स हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और केरला में भी एक स्मेल्टर है। मतलब जिंक के मामले में हमारा फ्यूचर सिक्योर है। सुनते हैं कि ताजमहल की जान खतरे में है। ठीक से नहीं पढ़ा तुमने, ताजमहल की नींव खतरे में है। नींव मतलब फाउंडेशन? हाँ, ताजमहल का पूरा स्ट्रक्चर एबनी लकड़ी के शहतीरों पर टिका हुआ है और ये तब तक मजबूत रहती है जब तक कि इन पर पानी गिरता रहता है। आज यमुना नदी का जल स्तर घट रहा है, जिसकी वजह से इन शहतीरों में क्रैक्स आ सकते हैं। वाओ, ताजमहल का पूरा वेट लकड़ी की शहतीरों पर टिका हुआ है। तब तो ये बड़ी मजबूत लकड़ी होगी। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे महंगी लकड़ियों में से एक है। माना जाता है कि ताजमहल की नींव में एबनी इसलिए रखी गई जिससे ये यमुना नदी में आने वाली बाढ़ों से बचा रहे। उनकी सोच ये थी कि मान लो अगर कभी पूरा आगरा बाढ़ में डूब जाए तब भी ताजमहल का कुछ नहीं बिगड़ेगा और ये शहतीरें ताजमहल के लिए पानी के जहाज का काम करेंगी और ताजमहल बहता हुआ इलाहाबाद पहुंच जाएगा। वाओ! इलाहाबाद क्यों, कोलकाता भी पहुंच जाएगा, मगर डूबेगा नहीं क्योंकि एबनी की नींव उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ताजमहल में जो एबनी लगी हुई है उसे खास तौर से वेस्ट अफ्रीका से मंगवाया गया था। लोग सच कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने में खर्चा बहुत किया है। वैसे तो दुनिया में 100 से ज्यादा टाइप्स के एबनी ट्रीज पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा कीमती वेस्ट अफ्रीका, मॉरिशस, इंडिया और श्रीलंका में पाई जाने वाली एबनी है। इंडिया और श्रीलंका में जो एबनी पाई जाती है इसे बॉम्बे ब्लैकवुड और सिलोन ब्लैकवुड भी कहते हैं। ब्लैकवुड का सबसे प्रचलित नाम तो एबनी ही है। वैसे एबनी का ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से है जिसका मतलब होता है द फ्रूट ऑफ द गॉड्स। उर्दू में इसे आबनूस भी कहते हैं। एबनी को हिंदी में तेंदू भी तो कहते हैं ना? बोटानिकली तेंदू का पेड़ भी एबनी ट्रीज की कैटेगरी में ही आता है। ये पेड़ ब्लैकवुड से थोड़ा सा अलग होता है। ओरिजिनल एबनी को पुराने जमाने में युग पत्र भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता था कई युगों तक साथ निभाने वाली। वैसे इस एबनी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? एबनी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी डेंसिटी। पानी के जहाजों में इस लकड़ी का काफी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि अगर जहाज के तले और बॉडी में एबनी जैसी मजबूत लकड़ी लगी हो तो उसके डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं। काश उन्होंने टाइटैनिक भी एबनी से ही बनाया होता।
वैसे सारी दुनिया के आर्टिस्ट एबनी पर काम इसलिए करना चाहते थे क्योंकि एबनी पर बनी कलाकृतियों की उम्र काफी ज्यादा होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ सारी लकड़ियाँ चटकने लगती हैं, उनमें घुन भी लग सकता है, मगर एबनी इन सब मामलों में काफी सेफ है। एबनी से पियानो की कीज बनाए जाते हैं, एबनी से गोल्फ क्लब्स बनाए जाते हैं। रोमन एम्परर हो या भारत के राजा महाराजा, हर दौर में एबनी के फर्नीचर अमीरों की शान रहे हैं। अफ्रीका में लोग एबनी को फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये लकड़ी लंबे समय तक जलती है। कारपेंटर्स और आर्टिस्ट इसे इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इस पर फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो आपकी युगों तक साथ निभाने वाली ब्लैकवुड की हिस्ट्री कितनी पुरानी है? 1st सेंचुरी एडी में रोमन्स ने शराब की चुस्कियां लेने के लिए एबनी के गॉबलेट्स बनवाए थे। रोमन्स का मानना था कि एबनी इतनी मजबूत लकड़ी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सीक्रेट पावर्स होते हैं जो बुरी आत्माओं और शक्तियों को उनसे दूर रखते हैं। ये भी माना जाता था कि एबनी के प्याले में रखी चीज पीने से उसमें मिले हुए जहर का असर खत्म हो जाता है। कहते हैं कि पुराने जमाने के मैजिशियंस भी अपना मैजिक वॉन्ड एबनी से ही बनाते थे। अब तुम एबनी के फील्ड में इंडिया के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताओगी और ये कहोगी कि रोमन्स के पास एबनी इंडियंस ने भेजा था। रोमन हिस्टोरियन प्लिनी की बुक्स में उल्लेख मिलता है कि इंडियन स्पाइस ट्रेड के दौरान आइवरी और सैंडलवुड के साथ एबनी का भी एक्सपोर्ट होता रहा है। दूसरी सदी में अरब्स भी इंडिया से एबनी ले जाते थे और इसे इजिप्ट में बेचते थे। एंशिएंट टाइम में गुजरात के भरूच से भी एबनी को इंडिया से बाहर भेजा जाता था। एबनी के बारे में तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि एबनी का हर ट्री अपने आप में एक खजाना है। एबनी के ज्यादातर पेड़ों की लंबाई 50 फीट तक होती है। इंडिया में इन ट्रीज की पत्तियां बीड़ी, दोने और पत्तल बनाने के काम में आती हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब एबनी के प्लांट्स लगाऊंगा और इस लकड़ी से बहुत पैसे कमाऊंगा। एबनी की कीमत एज के साथ बढ़ती जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाइन के साथ होता है। उम्र के साथ एबनी का टेक्सचर भी स्मूथ होता जाता है, जिसकी वजह से इससे बनी हुई चीजों पर अपने आप फिनिश भी आ जाती है। वैसे इंडिया में सबसे ज्यादा एबनी किस स्टेट में पाया जाता है? एबनी इंडिया में झारखंड और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और गुजरात में एबनी पर काफी काम हुआ। फिर अंग्रेजों ने एबनी पर बैन लगा दिया। ये रोक कब से लगी हुई है? 1927 में जब इंडिया में पहली बार फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की गई थी, उसके बाद ये 1980 में इस लॉ का रिवीजन हुआ और इस बार एबनी को परचेज करने पर भी बैन लगाया गया, जिसकी वजह से मार्केट में एबनी या एबनी की चीजें आना बंद हो गयी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आज इंडियन मार्केट में एबनी के नाम पर जो सामान बेचा जा रहा है, दरअसल वो ओरिजिनल एबनी नहीं बल्कि उसकी बोटानिकल फैमिली का एक और प्लांट है जिसे काला शीशम भी कहा जाता है। आई एम सो सैड। एबनी प्लांटेशन का मेरा जीनियस आइडिया फ्लॉप हो गया। तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो, मगर पहले तुम्हें एबनी उगाने का लाइसेंस लेना पड़ेगा। मगर फायदा क्या है? एबनी का फल, मेरा मतलब लकड़ी तो मैं 150 साल बाद ही खा पाऊंगा। तो आजकल जिन लोगों के पास एबनी के ट्रीज हैं, वो सब तो रिच लोग होंगे। रिच हैं भी और नहीं भी, क्योंकि एबनी अब इंडेंजर्ड स्पीशीज है। अगर लोगों ने इलीगल तरीके से उन्हें काटना बंद नहीं किया तो 30 साल के अंदर दुनिया से एबनी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं आज ही अपने गार्डन में बोनसाई एबनी के सीड लगाऊंगा और एबनी उगाऊंगा। जिस दिन तुम ये कारनामा करोगे, उस दिन तुम मिस्टर ब्लैकवुड एबनी वाले के नाम से फेमस भी हो जाओगे।